नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका आज जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, कल ये वीडियो मैंने डाला था, लेकिन कुछ आवाज़ में मिस्टेक होने के कारण से मुझे फिर से डिलीट करना पड़ गया। लेकिन अब हमने इसे प्रॉपर्ली तैयार करने का फिर से विचार किया और अब जो है बिना किसी आवाज़ के मिस्टेक के ये वीडियो आपके सामने होगा। कंटेंट वही है और कंटेंट को बढ़िया तरीके से हमने और मॉडिफाई करके फिर आपके सामने रखने का पूरा विचार रखा है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आप सबके सामने है बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि प्रोमोनेंट लीडर थे अर्थात जो अपने नेशनल मूवमेंट के यानी महत्वपूर्ण रूप से इनका किरदार था, लेकिन इनका जो किरदार था वो साहित्यिक रूप में था। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए टोटली हम पूरी मनोयोग के साथ, पूरे मानसिक केंद्रीकरण के साथ हम इस विषय को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1838 के अंदर इनका जन्म हुआ था, पहली बात, ठीक है। और मृत्यु कब हुई? 1894, यानी नई शताब्दी आने में मात्र 6 साल बचे हुए थे, 1894, ठीक। और जन्म हुआ था 1838 में, यानी शुरुआती, यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि लगभग 19वीं शताब्दी इन्होंने पूरी देखी थी, ठीक है। अगली बात, इनका जो जन्म स्थान जो था वो था बंगाल। बंगाल के अंदर कहाँ? 24 परगना के नेहाती के कांठालपाड़ा में एक ब्राह्मण परिवार जो था वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मतलब सीधा सा प्रश्न है कि इनका जन्म हुआ बंगाल में, और बंगाल में कहाँ हुआ, तो आप बता देंगे कांठालपाड़ा, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? 24 परगना के अंदर पड़ता है। इतना काफ़ी है, ठीक। अब बात आती है कि इनका जन्म किस परिवार में था, तो उच्च कुल में था उस समय के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण परिवार में। अब बात आती है शिक्षा की। अगर हम बात करें शिक्षा में, चूंकि वो बंगाल में थे और उस समय अंग्रेजों का ज़्यादातर राजकार्य या एक तरह से राजधानी क्षेत्र जो है, पूरी राजधानी वही थी, कोलकाता ही थी, तो वहीं पे शिक्षा का अच्छा खासा विस्तार था और उन्हें आसानी से वहाँ पर शिक्षा मिल गई। तो कलकत्ता के हुगली में मोहसिन कॉलेज तथा प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता के हुगली में 2 प्रसिद्ध कॉलेज थी, वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पहली, एक तो मौसीकी कॉलेज, ऐसे याद रख लेना, और दूसरी प्रेसिडेंट की कॉलेज। तो मौसीकी कॉलेज में पढ़े और फिर बाद में प्रेसिडेंट की कॉलेज में पढ़ने लगे। जन्म कहाँ था? बंगाल के 24 परगना के कांठालपाड़ा में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने शिक्षा ली थी कोलकाता के हुगली में, पहले मौसी के घर यानी मोहसिन कॉलेज और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज। अगली बात अगर हम करें तो बात आती है कि भाई इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, तो महत्वपूर्ण कार्य था साहित्यिक जागरूकता। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक जागरूकता फैलाई, और उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही थी। देखो, आज की तरह सोशल मीडिया तो जागरूक करने के लिए था नहीं, उस समय साहित्य लोग पढ़ा करते थे, और साहित्यकार जो साहित्य लिखता था वही आम जनमानस के अंदर छाप छोड़ता था। इसलिए उस समय के आंदोलनों का सबसे बड़ा पार्ट जो था वो साहित्य था, और इनके द्वारा लिखी गई साहित्य में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बिल्कुल कूट कूट के भरी होती थी। इसलिए पूरे देश के अंदर इनकी एक छवि ऐसी बन गई कि भाई ये व्यक्ति लिखेगा तो राष्ट्र के बारे में लिखेगा, कुछ राष्ट्रवादी बातें लिखेगा, जिससे कि आम जनता में राष्ट्र के प्रति एक आत्मीय भाव, एक गौरव का भाव और राष्ट्र के प्रति लड़ने का भाव उनमें पैदा हो सके। ऐसा वो करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। अब बात आती है कि इन्होंने अपने जीवन में साहित्य के अलावा क्या उपलब्धि हासिल की। तो सबसे पहले 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के अगले साल, जैसोर के उप कलेक्टर बनाए गए। जैसोर के क्या बनाए गए? उप कलेक्टर। तो उप कलेक्टर की पोस्ट पे काम किया, अपनी योग्यता के दम पे किया। दूसरा, कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इंडियन एम्पायर के कंपेनियन ऑर्डर बनाए गए। तो ये 2 बातें याद रखना, 2 कार्य इनके जीवन में साहित्य के अलावा थे, ठीक है। एक तो जैसोर के उप कलेक्टर और दूसरे कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। अब हम बात करते हैं कि इनकी साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी। तो महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं और पुस्तकों की हम बात करते हैं, तो प्रथम साहित्य जो इनका था वो था दुर्गेश नंदिनी। तो देखो, बंगाल के थे, और बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए दुर्गेश नंदिनी ये उनकी पहली साहित्यिक रचना थी। प्रथम साहित्य था दुर्गेश नंदिनी। कब लिखा गया?
1865 में। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है 1865, ठीक। और वो दुर्गेश नंदिनी। तो माँ दुर्गा को 5 जो है ना, ये 5 यानी एक पंच के रूप में बिठाना। तो अपने कार्य में दुर्गा माँ को क्या बनाया उसने, भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी साहित्यिक रचनाओं के अंदर जब शुरुआत की, प्रथम साहित्य लिखा, तो पंच के रूप में दुर्गा माँ को बिठाया। तो ये 5 याद रख लेना, पंच और दुर्गा माता, रह जाएगा ना याद। तो इससे फिर ये मतलब ये सन याद रह जाएगी अगर पूछी जाए तो। देखो अगर सन पूछी जाएगी ना तो इन 3 में से पूछी जाएगी, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण उनकी क्या थी, किताबें। तो और बाकी तो खूब लिखी थी तो सन का कोई महत्व नहीं, लेकिन ये 3 किताबों की सन तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो दुर्गेश नंदिनी 1865, ठीक। साहित्यिक पत्र की हम जब बात करें तो इनका साहित्यिक पत्र था बंग दर्शन, और उस बंग दर्शन को 1872 के अंदर वो लिखना शुरू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बंगाल का दर्शन रखा पूरी दुनिया के सामने कि बंगाल ऐसा है, बंगाल इस प्रकार का है, और बंगाल को ही लगभग वो दिखाना चाहते थे। तो बंग दर्शन जो पत्रिका थी उससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास था, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। किस पत्रिका से, बंग दर्शन पत्र से जो है पूरी दुनिया को बंगाल का दर्शन कराना और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना, ये उनका टारगेट था। इसलिए बंग दर्शन 1872। अगली बात आती है उपन्यास की, कि उन्होंने जो उपन्यास लिखा वो क्या था, तो आनंद मठ उपन्यास था। 1882 के अंदर उन्होंने उपन्यास लिखा था। अब इसको कैसे याद रखोगे, बहुत ही शानदार तरीका है इसका। तो आनंद मठ, पहले तो ये याद रखो कि आनंद मठ किताब किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी इनकी। तो ऐसे याद रखो कि चटर पटर खाते हैं ना, चटर्जी यानी चटर पटर, यानी वो जो मार्केट में 5-5 10-10 रुपए की जो चटर पटर मिला करती है थैली में पैक, वो जब खाते हैं चटर पटर यानी चटर्जी, तो उससे क्या आता है, आनंद आता है। तो चटर्जी की किताब कौन सी थी, आनंद मठ, पहली बात। दूसरी बात 1882, अब उसमें आनंद किए शी आवजे, मतलब अपन राजस्थानी में बोलते हैं ना, आनंद इए शी आवजे, है ना, ऐसे आता है। तो किए शी आवे, बइए शी आवे, आनंद किए शी आवे, 82, रह जाएगा याद। तो आनंद मठ 1882, बंग दर्शन 1872 अवस्था के लिए बंगाल के दर्शन सबको कराए। 1865 में दुर्गेश नंदिनी, तो दुर्गा माता को पंच के रूप में बिठाया, 5 याद रह जाएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगली बात आगे देखते हैं। अब बात आती है कि भाई आनंद मठ जो थी, जो कि इनकी प्रसिद्ध कविता साहित्यिक रचना थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, और तीनों मैंने याद करा दी, 3 महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें आनंद मठ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों, तो बात आती है कि क्यों, इसलिए कि आनंद मठ में इन्होंने भारत माता का दुर्गा के रूप में चित्रण किया था। और फिर वो जो दुर्गा के रूप में चित्रण किया गया, आज भी आप कई जगह अखंड भारत का एक नक्शा देखेंगे, उसमें बीच में माँ दुर्गा खड़ी है और उनके पास में जो है वो शेर के रूप में माँ भारती का चित्रण किया जाता है। अब वो दुर्गा का रूप है, लेकिन वो है भारत माता, और भारत माता मान के बहुत से लोग उनकी पूजा करते हैं। तो वह उससे, उस चित्र से क्या दिखाई देता है, उस चित्र से क्या समझ विकसित होती है, उस चित्र से हमें जो विकसित होती है समझ, वो ये है कि भाई भारत माता को दुर्गा रूपी मान करके और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखते हुए सब में एक आस्था रखी कि आप इस माँ भारती को माँ दुर्गा मान करके और इसके लिए समर्पण करो, इसकी पूजा करो। तो एक तरह से राष्ट्र के प्रति एकात्म भाव, अखंड भारत के प्रति एकात्म भाव, ऐसा इन चित्र के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से मान लीजिए उन्होंने पूरे भारत में फैलाया, और बहुत तेज गति से पूरे भारत में चीज फैली, और राष्ट्रवाद का एक अलग ही ज्वार पैदा हो गया। आप 1857 से लेकर के या उसके बाद से मान लीजिए, उस दौर में मान लीजिए, और उसके बाद से लेकर के 1947 तक ही मानो, सारा पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसमें बंगाल में जितना राष्ट्रीय आंदोलन तेज गति से रहा और जितना राष्ट्रवाद बंगाल में पैदा हुआ, उतना और कहीं नहीं हुआ था। राष्ट्रवादी विचार सर्वाधिक बंगाल में पैदा हुए थे, और सब बड़ा कारण यही था कि इस प्रकार के साहित्यिक लेखक जो थे, उन्होंने माँ भारती को बहुत ही मजबूती से पेश किया था। आज अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन उस समय राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक समर्पण बंगाल में देखने को मिलता था। तो
तो आनंद मठ का महत्व तो समझ में आ चुका आपके। अगली बात है अंतिम साहित्यिक रचना। अंतिम साहित्यिक रचना जो इनकी थी वो थी सीताराम। अब ये तो वैसे याद रह जाएगी कि भाई अंत में क्या होता है, हर आदमी के फिर राम राम सीताराम हो गया, कंप्लीट है। तो अंतिम साहित्य है सीताराम हो गया। अन्य पुस्तकों की हम बात करते हैं। ये अन्य पुस्तक का मतलब हम समझ रहे ना कि इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, लेकिन है कैसे? देखो इनकी इंपॉर्टेंस है कि भाई इनकी किताबों के नाम याद रखने हैं, सन याद मत रखो चाहे आप, लेकिन नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आसानी से सारी किताबें याद हो जाएंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे कैसे याद करा दूंगा, ट्रिक तो नहीं है वो, लेकिन एक तरीका है, कंसेप्ट है, इससे आपके समझ में आ जाएगा, याद ही हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले कपाल कुंडला, मृणालिनी विष वृक्ष। अब इसको ध्यान से सुनना कि देखो एक विष का वृक्ष था, विष वृक्ष था, और विष वृक्ष के नीचे थी मृणालिनी। मृणालिनी मृग मान लो आप एक, ठीक है, मृग था उसके नीचे। तो विष वृक्ष मृणालिनी, और फिर उस मृणालिनी जो थी उसके पास कौन खड़ी थी? कपाल कुंडला। कपाल को हाथ में लेकर के माँ काली खड़ी थी, इसलिए कपाल कुंडला खड़ी थी। तो तीनों याद हो गए। क्या था, वापस से कल्पना कीजिए। विष का वृक्ष है, पास में मृग है, और मृग के पास कपाल को हाथ में लेकर के कपाल कुंडला खड़ी है। हो गई तीन। अच्छा, इस बात को कौन देखता है? इस बात को देखते हैं कृष्ण, कृष्णकांत का वसीयतनामा। तो भगवान श्री कृष्ण इस कहानी को, इस पूरे सीन को देखते हैं। फिर अब ये घटना कब की थी, कब देखते हैं ये सब, कब चित्र अंकित किया जा रहा था, कब हो रही थी ये घटनाएं, मान सकते हैं। तो ये सारी बात रात की थी। रजनी और चंद्रशेखर, रजनी मतलब रात्रि और चंद्रशेखर मतलब चंद्रमा उदित थे। तो चंद्रमा उदित थे उस समय। विष का वृक्ष, नीचे एक मृग, उसके पास में कपाल लिए हुए माँ कुंडला यानी माँ काली वहाँ खड़ी थी, और उसके पास में उनका दर्शन करने के लिए कौन गए? भगवान श्री कृष्ण गए। और वो सारी घटनाक्रम रात का था, रजनी और चंद्रमा निकले हुए थे, तो रजनी और चंद्रशेखर। फिर राज सिंह। अब ये जो घटनाक्रम जो कृष्ण देख रहे थे, कृष्ण उनकी पूजा कर रहे थे माँ काली की, इस सारी चीज को दूर से दो व्यक्ति और देख रहे थे। उनमें एक तो राजा था राज सिंह, और एक चौधरानी थी, देवी चौधरानी। ये दोनों दूर से देख रहे थे इसको, पूरे घटनाक्रम को। और ये जब पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे तो गांव में, यानी बाहर की तरफ, भाई ये सब जंगल में हो रहा था, तो गांव के अंदर क्या हो रहा था? तो उस दौर में गांव में एक कमला नाम की जो महिला थी, कमलाकांत्रा दफ्तर, कमलाकांत्रे दफ्तर, तो एक कमला नाम की महिला थी, वो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बता रही थी। यानी कृष्ण के बारे में जो कृष्ण चरित्र जो होते हैं, जो अलग अलग कविताओं के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से गाँव में बताए जाते हैं, तो वो कमला जो है वो कृष्ण के चरित्र को गा रही थी। ये सारा घटनाक्रम है। अब इससे अच्छे से याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कल्पना बताई आपको कि भाई रात्रि का समय है, रजनी, चंद्रशेखर, विष वृक्ष, फिर उसके बाद मृणालिनी, उसके बाद में कपाल कुंडला, फिर कृष्ण कांत्रा वसीयतनामा, मतलब भगवान से कृष्ण वहाँ पर है। उन सब को देख रहे हैं कौन? दूर से राज सिंह राजा, और दूसरा देवी चौधरानी। और गांव में क्या है? कमला है जो कृष्ण के चरित्र को पढ़ रही है। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये निश्चित रूप से आपके काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आधुनिक बंगला साहित्य के जनक। कौन है आधुनिक बंगला साहित्य के जनक? जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये साधारण रूप से याद रह जाएगा, क्योंकि बंगला साहित्य की हम शुरुआती बात ही कर रहे हैं। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक शिक्षा बंकिम चंद्र के सानिध्य में हुई। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के सानिध्य में ही महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब सीधा से कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो महाकवि हुए इतिहास में, तो उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी के निर्देशन में ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके साथ मिलकर के, या इन्होंने अपना गुरु बनाया बंकिम चंद्र चटर्जी को, और उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये याद रखने की बात है। ब पहले आता है और र बाद में आता है। इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले कौन था। ठीक है, साहित्य में पहले किसका योगदान था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी पहले आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर बाद के थे।
राष्ट्रगीत की हम जब चर्चा करते हैं वंदे मातरम, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? आनंद मठ में लिखा गया है। और अब आप बताएंगे कि आनंद मठ की रचना कब हुई थी, ये कमेंट में आप करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।